मैं डॉक्टर विनीत जैसन हूँ। मैं यहाँ सीएमसी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हूँ। और आज हम एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमने प्रेजेंटेशन वर्ल्ड एएलएस डे जो 21 जून को मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत हम ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ताकि जो मरीज़ हैं और जो इस बीमारी से ग्रसित हैं वो इस बीमारी को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ सकें और अपनी बीमारी को कैसे उसका हम बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे आनंद के साथ बिता सकते हैं। तो मेरा शुरुआत होगा कि एएलएस जो बीमारी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान। और एक बहुत ज़रूरी दूसरी बात कि क्या एएलएस कौन सी चीज़ होती है जो एएलएस नहीं होती है। कई बार हम अलग अलग बीमारियों को एएलएस सोच बैठते हैं और उसमें काफ़ी बड़ा भूल हो जाता है। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और जिनको एएलएस हो गया या तो फिर आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको एएलएस है, तो उस पे उस जानकारी के बाद हम जिंदगी में कैसे जीत पा सकते हैं। तो एएलएस बीमारी है क्या? एएलएस एक बीमारी है जो हमारे जो ब्रेन है, दिमाग है, और उसमें से निकलने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेन नस होती है, जो हमारे हाथ पैर को चलाती है, हमारे श्वास को, हमारे मांसपेशियों को चलाती है, वहां से उस जो मेन नस के अंदर एक एंटीरियर हॉर्न सेल होता है, एक जगह होती है जहां से नसें निकलती हैं, हाथ पैर को जोर देने वाली, ताकत देने वाली नसें। उसकी जो शुरुआत होती है उसको एंटीरियर हॉर्न सेल बोलते हैं। वहां पे जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। और धीरे 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 करके जब ये एंटीरियर हॉर्न सेल बहुत सारे होते हैं, एक एक करके जब कमजोर हो जाते हैं, तो फिर मरीज को एएलएस के जो लक्षण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो जो ब्रेन में भी सारा ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता। ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंटल लोब है, जो गुलाबी रंग का लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। जो फ्रंटल लोब का जो पिछला हिस्सा है, जो पीले के साथ में जुड़ा होता है, वो होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। वो और उसके आगे वाले हिस्से जो हैं वो ज्यादातर इसमें ग्रस्त हो जाते हैं। और उसमें से जो सेल्स निकलते हैं वो भी हमारे हाथ पैर को चलाने वाले मेन सेल्स होते हैं। वहां से हम सोचते हैं, वहां से हम डिसाइड करते हैं भाई मैंने बाजू चलाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने श्वास लेना है। अलग अलग किस्म की जो हम निर्णय लेते हैं वो वहां से शुरू होते हैं। और उधर से नस निकल करके हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है और एंटीरियर हॉर्न सेल को सिग्नल करती है कि अब तुम आगे जाकर के इन कार्यों को करो। और यह जो मैंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि मैं अपना अंगूठा उठाऊंगा, अपना बाजू उठाऊंगा, इसको एंटीरियर हॉर्न सेल फिर आगे जाके करता है। ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों पे असर पड़ता है। और क्यों असर पड़ता है वो अभी स्पष्ट नहीं है। वो जो असर पड़ता है उसके करके मरीज को उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो क्या लक्षण है एएलएस के? सबसे पहला लक्षण तो है कमजोरी। डिपेंड करता है ब्रेन के किस पार्ट में पहले शुरू होता है, उसके हिसाब से मरीज को लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कमजोरी आती है, शुरुआत हो सकता है एक बाजू से हो, जिसके करके हाथ में पकड़ने में दिक्कत आ रही हो, चीजें छूट जाती होंगी। या तो फिर जो बाजू है यहाँ पे ये पतला होना शुरू हो जाता है, उंगलियां पतली होनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को हल्का हल्का हाथ में कंपन भी होनी शुरू हो जाती है। और मांस फड़कना शुरू हो जाता है, जो हम देखते हैं बाजू में हो सकता है या तो पाँव में हो सकता है, हमारे पीठ में हो सकता है, पेट में हो सकता है, पेट के ऊपर जो हमारे मांसपेशियां हैं वहां पे हो सकता है। या तो कई बारी कमजोरी हमारी जबान में आ सकती है, जिसके करके हमारी जबान पतली होनी शुरू हो जाती है और जब हम बात करते हैं तो स्पष्टता से बोल नहीं पाते हैं। और हमारी निगलने की जो क्षमता होती है, जो जबान से होकर के गले की मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो सकती है, जिसके करके हमको निगलने में प्रॉब्लम आती है। और हमारे जो श्वास की जो मांसपेशियां हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, उनमें भी ये कमजोरी दिख सकती है। तो एएलएस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली कमजोरी की आती हैं। इसमें महसूस करने में कोई तकलीफ नहीं आती। जैसे कि हम आप एएलएस का जो मरीज है वो हाथ स्पष्ट उसको पता चलता है, उसको दर्द महसूस होता है, उसको और जो जो शरीर की बाकी जैसे स्मेल है,
हमारी जो मुश्क होती है वो हमें पता चलती है। हमको देखने में कोई तकलीफ नहीं होती, हमारे सुनाई में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, समझ में भी आमतौर से एएलएस पेशेंट में कोई तकलीफ नहीं आती। तो वो आराम से सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन आगे चल के कई बार वो बता नहीं पाते हैं, वो अपने प्रियजनों को समझा नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स एएलएस मरीज में होती हैं। अब इसको जानना क्यों जरूरी है? एक तो ये बीमारी एकदम से नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि मरीज बिल्कुल ठीक था और अगले दिन सवेरे उठा और उसको ये सारी तकलीफ होगी, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत धीरे धीरे से बढ़ने वाली बीमारी है जो कई सालों पे बढ़ती है। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि भाई ये एएलएस जो बीमारी है वो क्या है, और इसके करके क्या क्या तकलीफें मरीज को सहनी पड़ती हैं। एएलएस क्या नहीं है? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, ये ताकत की प्रॉब्लम है। लेकिन ये ताकत की प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये रीढ़ की हड्डी और दिमाग से ताकत की प्रॉब्लम शुरुआत होती है। ये आपकी मांसपेशी की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें जब हम मांसपेशियों को देखते हैं वो सूख जरूर जाते हैं, बट उसकी जो तकलीफ है या जो मेन प्रॉब्लम है वो मांसपेशी की नहीं है, वो सिर्फ एक लक्षण है। तो ये मसल डिजीज नहीं है या मांसपेशी की बीमारी नहीं है। दूसरा, ये नर्व की प्रॉब्लम नहीं है। नर्व माने तो नस, कौन सी नस? खून वाली नस नहीं। जो हमारे दिमाग से निकल के जो नस निकलती है, रीढ़ की हड्डी से जो नस निकलती है, ये उस नस की प्रॉब्लम है। लेकिन वो पूरी नस में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शुरुआत में जहाँ पे वो नस सिग्नल पाती है दिमाग से, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी पूरी जो नस है इसमें बिल्कुल नॉर्मल होती है। और उसमें अगर कमजोरी आती है, वो एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है। वो आती है क्योंकि जो मेन नस का जो सिर है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर है, वो जब कमजोर होना शुरू हो जाता है तो बाकी नस भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि नसों की बीमारी में आमतौर से महसूस करने में भी तकलीफ आती है, इस बीमारी में महसूस करने में कोई परेशानी नहीं आती और सब कुछ मरीज फील कर सकता है, उसको सब पता चलता है। तो ये प्राइमरीली या श्रेष्ठ तौर से नस की बीमारी नहीं है। और ये क्यों होता है? ये इन्फेक्शन नहीं है। कई बारी लोग डर जाते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी हो सकती है, कि अगर मैं मरीज का ख्याल रखूंगा या रखूंगी तो मुझे ये बीमारी हो सकती है। तो ये ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ मरीज को होता है। हाँ, कुछ लोगों में ये पारिवारिक हो सकता है, लेकिन वो 10% से भी कम लोगों में पारिवारिक पाया जाता है। और वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कैसे उसका जांच कर सकते हैं। ये कोई कैंसर नहीं है। कैंसर जो होता है, जो हम सब समझते हैं कि कोई सेल होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो अनगिनत हो जाते हैं, और फिर वो जगह जगह जा करके मरीज के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं और तकलीफ दिलाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी सेल इसमें बढ़ता नहीं है, बल्कि इसमें जो सेल हैं वो समय से पहले वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और अपने काम करना छोड़ देते हैं, जिसके करके धीरे धीरे मरीज, एक किस्म से हम समझ सकते हैं कि जो उम्र है वो बहुत जल्दी लग जाती है। वो एजिंग जो है बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ सेल्स में, सारे सेल्स एक बराबर नहीं कमजोर होने शुरू होते हैं। तो ये कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं है। इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? इसका डायग्नोसिस सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में ये बीमारी बहुत धीमे धीमे से बढ़ती है और अलग अलग शरीर के अंगों से शुरुआत हो सकता है। तो कई बार हम विभिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर गले में तकलीफ है तो गले के डॉक्टर के पास चले गए, सांस लेने में दिक्कत है तो कभी हार्ट वालों को दिखा दिया या सांस वालों को दिखा दिया, अगर बाजू वगैरह में कभी तकलीफ है या तो फिर कहीं हमारे पाँव में हमको कोई दर्द हो रही है तो कई बार हड्डी के डॉक्टर को दिखा दिया। तो कई बार इसमें डायग्नोसिस होने में देर हो जाती है। लेकिन कुछ महीने में आमतौर से अगर गले में तकलीफ होती है तो जल्दी पता चल जाता है कि ये शायद एएलएस हो सकता है। लेकिन अगर पाँव में या टांगों में तकलीफ शुरुआत होती है तो उसको डायग्नोस करने में कई बारी साल तक भी लग जाता है। जब ये मरीज अपना रूप पूरा धारण करते हैं तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो देखता है, और फिर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो कि जो दिमाग में भी जो नसें हैं उसके भी लक्षण दिखने चाहिए, जिसका मतलब है हाथ पैर थोड़े टाइट हो जाते हैं। जब डॉक्टर चेक करते हैं तो फिर उनको दिखता है कि भाई थोड़ा सा बाजू इनका रिफ्लेक्सेस थोड़े से ज़्यादा हैं, वो भी उनको मिलना चाहिए। साथ में हाथ पैर सूखने भी चाहिए, कमजोरी भी होनी चाहिए। और बाकी जो सिस्टम्स हैं, बाकी सारे जो चेक हैं, महसूस करने के चेक हैं, और जो निगाह के, कान सुनाई देने, ये सब बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए।
तो उसको देख करके, और ये बीमारी धीरे 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 से बढ़ती जा रही है को तो देख के मरीज जो अपना कहानी डॉक्टर को समझाते हैं, उससे फिर डॉक्टर एक अनुमान लगाते हैं, हाँ ये एएलएस जैसा लग रहा है। फिर इसको कंफर्म कैसे करते हैं? तो कंफर्म करने के लिए इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो नर्व कंडक्शन स्टडीज और साथ में ईएमजी स्टडीज होती हैं, जो कई बार थोड़ी सी सुई हल्की सी मरीज को लगा के चेक करनी पड़ती है। और ये टेस्ट भी कई बार जो स्टार्टिंग फेजेस में जब होते हैं करते हैं, तो वो पूरा रूप धारण नहीं कर पाते हैं। तो इस करके हो सकता है कुछ महीने में रिपीट भी टेस्ट करना पड़े। और इसकी भी क्राइटेरिया है, जिसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि भाई मरीज को एएलएस बीमारी का जो पूरा जो डेफिनेशन है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं। और उसके बाद ही कोई डॉक्टर आपको एएलएस का डायग्नोसिस देगा। हाँ, इसमें बहुत ज़रूरी है कि एएलएस जैसे दिखने वाले जो बीमारियां भी बहुत सारी हैं। हालांकि आंकड़ों में वो कम हैं, अगर एएलएस ज़्यादा आम है उन बीमारियों से। बट फिर भी बहुत ज़रूरी है कि हम उन बीमारियों का खोज करें, क्योंकि उनका इलाज बहुत ही अलग है। तो इसलिए कई बारी जो डॉक्टर्स हैं वो आपके ब्रेन की एमआरआई कराएंगे, आपकी स्पाइन की एमआरआई कराएंगे। एएलएस में भी ब्रेन और एमआरआई में कुछ दिखती हैं। बट ज़्यादातर ये टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको एएलएस जैसे और बीमारियां जो हैं उनको हम देख पाएं कि भाई वो तो नहीं मरीज को हो रहा। इसके अलावा आपको और भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं, खून के टेस्ट हो सकते हैं, या तो पीठ से पानी निकालने वाले टेस्ट हो सकते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं। कई बार हो सकता है बायोप्सी भी करना पड़े मसल या नर्व का, अगर उनको शक पड़ रहा है कि भाई ये एएलएस जैसा नहीं है, हो सकता है ये और बीमारी हो। तो वो सब टेस्ट करके, उन सब की रिपोर्ट्स को देख करके, और मरीज की जो बीमारी की जो बिगड़ने की गति है, और जो जो अंगों को उसने गृहस्थ किया है और जिनको नहीं भी गृहस्थ किया है, उस सब को पढ़ के फाइनली फिर आपके डॉक्टर आपको ये डायग्नोसिस दे सकते हैं भाई आपको एएलएस की बीमारी है कि नहीं। तो एएलएस का डायग्नोसिस बनाने में कई बारी समय लग सकता है, और इसको और ये समय मरीज के लिए कीमती है। लेकिन क्योंकि एएलएस के लिए कोई अच्छा इलाज नहीं है, तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि जो बाकी बीमारियां हैं जिनका इलाज हो सकता है, उन बीमारियों को खोजने में काफ़ी यत्न किया जाए। अब अगर डॉक्टर ने हमें एएलएस का डायग्नोसिस दे दिया है, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जो एएलएस है उसके लिए चार मेन स्तंभ हैं जो इलाज के लिए माने जाते हैं। सबसे पहला स्तंभ है भी इसकी बीमारी को, जो अंदर जो ब्रेन में जो मेन मुख्य प्रॉब्लम है कि सेल मर रहे हैं, उनके लिए इलाज किया जाए। तो उसको हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं। दूसरा है एएलएस की कमजोरी के करके जो मरीज को मुश्किलातें आती हैं, जैसे अगर जीभ लड़खड़ा रही है तो फिर थूक निगलने में भी तकलीफ आती है, तो मुंह से थूक गिरता है। कई बारी स्वाभाविक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी इलाज करना है। और तीसरा, जैसे मरीज अगर चल फिर नहीं पा रहा, उसको तकलीफ हो रही है, उसको हाथ से खाने में दिक्कत होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी इलाज होता है। और जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है कि हर एक दिन को हम महत्वपूर्ण समझें और उस दिन को पूरे आनंद के साथ जिएं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, ताकि हम परेशान ना हो, हताश ना हो, लेकिन हम हर एक दिन को, उसमें जो जरूरी जरूरी चीजें हैं, हर एक चीज हर एक रोज हम पूरा दिन को अच्छे से जिएं। तो कौन कौन सी ये दवाइयां हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो जिनने फायदा दिखाया है मरीजों को एएलएस के? पहला तो है राइलिजॉल। राइलिजॉल ये गोली के तौर से, और सबसे पुरानी दवाई यही है जो एएलएस में काम आई है। और हर एक स्टेज में एएलएस के विभिन्न प्रकार के स्टेजेस हैं जिनकी मैंने चर्चा नहीं करी, बट अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, लेट स्टेज होता है, जिसमें मरीज की स्थिति बढ़ती जाती है। तो राइलिजॉल हर एक स्टेज में पाया है कि ये बीमारी को बढ़ने की गति को धीमी कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में ये टैबलेट के फॉर्म पे ही है, बट विदेश में आपको इसको सिरप के फॉर्म पे या माउथ डिजॉल्विंग स्ट्रिप के फॉर्म पे भी आपको मिल जाता है। दूसरी गोली जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन के तौर से है, वो इडारावॉन है। और ये इंजेक्शन ने भी कुछ हद तक मरीजों की जो बढ़ने की बीमारी को बढ़ने की गति को संभाला है। इसका अभी टैबलेट फॉर्म भी है, लेकिन ये भी अभी विदेश में ही उपलब्ध है। हाई डोज विटामिन बी 12 इंजेक्शन
ये जापान में स्टडी किया गया था, जिसमें उन्होंने पाया कि भाई हाई डोज विटामिन B12 इंजेक्शन देने से ये जो बीमारी की बढ़ने की गति को हम रोक सकते हैं। और ALS में जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार ये पारिवारिक हो सकता है, और कई मरीज जिनको पारिवारिक भी नहीं होता, उनके कई डॉक्टर उनको जेनेटिक टेस्टिंग भेजेंगे, और अगर उनको SOD1 म्यूटेशन है तो उनमें ये वाला जो आखिरी जीन थेरेपी है टोफरसन, दे करके पाया गया है कि उसमें जो ब्रेन सेल्स जो वीक होते हैं उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आती है। सो ये चार मेन दवाइयां हैं जो ALS की बढ़ने की गति को रोक सकती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, या तो फिर जो ALS के करके जो मरीज को कमजोरियां आती हैं उसका क्या इलाज हो सकता है। तो ALS के मरीज को कई बार दर्द होता है। ये दर्द नसों वाला दर्द नहीं होता, लेकिन मांसपेशियां कमजोर होने करके जो जोड़ ढीले हो जाते हैं उसके करके कई बार मरीज को दर्द हो सकता है। कई बार पाँव में कड़ल पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा इलाज उपलब्ध है, और ये दवाइयों के तौर से या तो थेरेपी के तौर से या अलग विभिन्न प्रकार की टेक्निकों से ये दर्द का अच्छे से इलाज किया जा सकता है। ड्रूलिंग जो है, वो जो थूक जो है अगर मुंह से बाहर निकल रहा है, उसके लिए भी दवाइयाँ हैं। अलग बोटॉक्स के इंजेक्शन लग जाते हैं, या तो फिर रेडिएशन भी कर सकते हैं अगर ये अनकंट्रोल्ड हो रहा है। तो ये सारी ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, ताकि ये जो लार एक्स्ट्रा गिरती है मुंह से जो संभाला नहीं जाता, उसके लिए भी हम इलाज कर सकते हैं। सांस लेने में अगर कोई तकलीफ होती है तो अलग किस्म के विधियां हैं। अगर लेटने पे सांस फूलता है तो थोड़ा सा तकिया उठा करके हम सिखा सकते हैं। अगर इसमें और भी ज़्यादा तकलीफ है तो फिर NIV मास्क होता है, जिससे हम मरीज को मदद करते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा फायदा मरीजों को मिलता है। जो एंजाइटी और लो मूड होता है, जो इस बीमारी का एक अंग है, कई मरीजों को एंजाइटी होती है जो बहुत हम समझ सकते हैं क्यों इस बीमारी को लेकर के, तो उसका भी बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। इमोशनल लेबिलिटी, कई बार मरीजों की जो इमोशंस है इस बीमारी में, क्योंकि जो नसें वीक हो रही हैं उसके करके कंट्रोल में नहीं रहती, उसके लिए भी दवाइयां हैं जिसके करके वो आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अगर मरीज का वजन कम हो रहा है क्योंकि खाना खाने में समय निकलता है, टाइम लग रहा है, तो उसके लिए भी अच्छे डाइट उपलब्ध हैं, और साथ में और विधियां हैं ताकि वो खाना की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। और जो तीसरा स्तंभ मैंने बताया था वो है रिहैबिलिटेशन। ये है मेनली फिजिकल थेरेपी, ताकि आपकी मांसपेशियों को हम उत्तम श्रेय तक लेके जा सकें, ताकि वो अगर कमज़ोर होती भी हैं तो वहाँ से कमज़ोर होंगी। अगर हमारी मांसपेशियां पहले से ही कमज़ोर हैं, बीमारी होने से पहले ही कमज़ोर हैं, तो वो तो और जल्दी वो बिगड़ेंगी। इसलिए फिजिकल फिटनेस इसमें बहुत ज़रूरी है। और कैसे वहाँ पहुँचे, कितनी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज जो है वो अच्छा नहीं है। तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे और आपको सिखाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक आज़ाद ज़िंदगी जिएं, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी दें, दूसरों पे हम निर्भर ना रहें। तो उसके लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमें गाइड करते हैं, सिखाते हैं कैसे हम जो टेक्नोलॉजी है, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सके, हम अपने आप अपना जीवन जिएं, किसी और पे हम निर्भर ना रहें। और स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपी जो होता है, ये होता है खाना निगलने के लिए, स्वॉलोइंग के लिए। कई बारी मरीज के जैसे जबान वीक हो जाती है तो फिर उनसे बोला नहीं जाता, और स्पष्टता से वो दूसरे को समझा नहीं पाते हैं उनकी ज़रूरतों को, या जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसका ठीक से उत्तर नहीं दिया जाता। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आजकल टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, ताकि जो जीना है एक दूसरे के साथ, समाज में, परिवार में, वो हम सुखी और आनंद के साथ जी सकते हैं। स्वॉलोइंग थेरेपी भी, खाना निगलने की जो टेक्निकें हैं, इसमें भी कई विधियां उपलब्ध हैं, कई सीख है जो हो मरीज को मिले तो उनसे उनको काफी फायदा होता है। हर एक दिन को हम कैसे अच्छे से, हर एक पल को हम अ, अच्छे से जीना बहुत ज़रूरी है। और ये सब होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अ, एक ALS मरीज का एक होलिस्टिक तौर से उनका इलाज किया जाए। होलिस्टिक तौर से मतलब क्या है, सिर्फ ये बीमारी ही नहीं है जो मरीज जिसके साथ वो जूझ रहा है, लेकिन कई और जिंदगी के पहलू होते हैं जिसको लेकर के मरीज परेशान होता है। उन सब चीज़ों पे एज अ डॉक्टर, एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमने अमल
अमल करना है। और आप समझ चुके होंगे कि भाई एएलएस के मरीज का इलाज किसी एक डॉक्टर का काम नहीं है, लेकिन इसमें कई टीम के महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिनको एएलएस बीमारी को अच्छे से समझनी पड़ती है, और उसके ही तहत वो मरीज को पूरा गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं। जैसे जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो डायग्नोसिस बनाएंगे, वो आपको मेन ट्रीटमेंट जो है वो देंगे आपको। और साथ में जो श्वास वाले डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ये आपकी जब सांस में आपको तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं तो फिर वो आपके मददगार बनेंगे। न्यूट्रिशन और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वो है, आपको डाइट के विषय में आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। और यदि आपसे मुंह से नहीं खाया जाता तो फिर वो आपको और तरीके से, जो पेग होता है, जो पेट में डायरेक्ट पाइप लग जाती है, जिसके द्वारा आराम से मरीज जितना खाया जाता है वो खाए, और बाकी जो है वो जो गार्जियन है, जो दूसरे उनके सेवक हैं, वो उनको आराम से बाकी पोषण दे सकते हैं। स्पीच एंड स्वॉलो जो है, जो ईएनटी कान नाक गले के स्पेशलिस्ट होते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपके रेगुलर चेक करते हैं, ताकि फिर आपको पता चले कि भाई अगर मेरी बीमारी बढ़ रही है तो मैं पहले से तैयारी करूं, ताकि नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले मैं आज़ाद रहूं और मैं अपने लायक रहूं। रिहैबिलिटेशन जो फिजिशियंस होते हैं वो आपके फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, हर एक अंग को पूरा बेस्ट लेवल तक मेंटेन करके रखते हैं। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, जो हमारी जो एंजाइटी होती है, जो हमारा डर होता है, जो हमारे भय होते हैं, जो हमारे स्वाभाविक चाल चलन में जो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से वो हमें लेके गुजरते हैं। पैलिएटिव केयर फिजिशियंस जो होते हैं ये बहुत स्पेशल फिजिशियंस होते हैं, जो हमें मदद करते हैं, जो हमारे, हम जानते हैं कि ये बीमारी हमारी ज़िंदगी को जो जितने साल थे उसको ये छोटा कर देती है। तो ये हमें मदद करते हैं कि जो जीने के दिन भले हमारे कम हो गए, लेकिन इनको हम कैसे एक सुखी तौर से एक यादगार ज़िंदगी बना के हम कैसे जिएं, और जो अंत के जो पल होते हैं उनको हम कैसे बिना कोई डर के, बिना कोई वेदना के, बिना कोई एकदम आराम से, सुकून से हम अपने परिवार गार्जियन के साथ में हम कैसे बिताएं। तो ये सब इकट्ठा होकर के एक मल्टीडिसिप्लिनरी तौर के जब हमको मिलता है तो हम हर एक दिन को अच्छा, सुखी बना करके, निडर होकर के हम इस बीमारी से जूझ सकते हैं। ये एक कविता है जो मैंने पाई जब मैं खोज रहा था। थैंक यू वेरी मच।